जितना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं, उतनी मेरी औकात नहीं। ये है कृपा मेरे बाबा की, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं, मुझ में कोई ऐसी बात नहीं। जा तू भी वहीं जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है, सबकी बिगड़ी बनती है। जा तू भी कहीं जा जिस दर पर सबकी बिगड़ी बनती है। देख तेरे तकदीर बनाना, देख तेरी तकदीर बनाना, उनके लिए बड़ी बात नहीं, उनके लिए बड़ी बात नहीं। जब मौज पे आई हो लहरें, अपने को समंदर कर डाला, अंधेरे को समंदर कर डाला। जब मौज पे आई हो लहरें, अपने को समंदर कर डाला। ये उनकी रीत पुरानी है, ये उनकी रीत पुरानी है। खाली देखा उसे भर डाला, खाली देखा उसे भर डाला। ये चमक ये दमक दिलवन महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। इतरा के कवन झूमे सैया के चरण, बतियन म बहार तुम्हीं से है। बतियन म बहार तुम्हीं से है। जब सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सर पर साया तुम्हारा है। मेरी नैया के केवल हार तुम्ही, मेरी नैया के केवल हार तुम्ही, मेरा बेड़ा पार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून जी। अभी 2 मिनट के बाद स्टार्ट कर रहे हैं इस भजन के बाद। इतने भजन को मस्त तरीके से मस्ती से सुनो, झूमो झूमो भजन के अंदर, झूम जाओ भजन के अंदर। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, फिर भी तुम रोवत है नैना, तोरी प्रीत में रोवत है रोना। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, मेरी प्रीत में रोवत है नैना। रग रग में बसी है प्रीत तोरी, रग रग में बसी है प्रीत तोरी।
अखियन में बहार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार कार तुम्हीं से है। यो कमान कमान शाबाश। मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा दिल ले लो मेरी जान ले लो, मेरा तन ले लो मेरा मन ले लो। मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, मेरे इश्क को निस्बत है तुमसे, जीवन श्रृंगार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार कार तुम्हीं से है। चलो जी, वेरी गुड आफ्टरनून जी, वेरी गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल हैं? बस अब लास्ट पैरा है, उसके बाद फिर अपनी क्लास हम स्टार्ट करेंगे जी। मैं तो भूल गई सब सुख सुख चैना, पूरे जमीन में लड़े तुम संग रहना, मोर जब से लड़े तुम संग रहना, मैं तो भूल गई सब सुख चैना, मोरे जब से लड़े तुम संग रहना। मेरी नस नस में है प्रीत तोरी, मेरी नस नस में है जीएसटी तोरा, मेरा सब व्यापार तुम्हीं से है। सब कुछ सरकार तुम्हें। हाँ जी, क्या हाल चाल है मेरे दोस्तों? बढ़िया हो? क्या मस्त भजन है यार। मतलब अगर आप इसको फील करो, अगर आप थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो, थोड़ा सा भगवान को आप मानते हो, थोड़ा सा विश्वास करते हो, तो एक एक वर्ड ऐसा है भाई साहब दिल को छू जाने वाला। मतलब इस तरह से कनेक्टिविटी है इसकी, बहुत बढ़िया जी। सर जी गला कैसा भाई, तुम गले का मत पूछो यार। मतलब अब मानो कि मेरी ना भाई साहब आवाज ही चली गई, आवाज ही गायब हो गई। फिर मैंने मेडिसिन ली, थोड़ी सी मेरी आवाज आई, फिर मैंने सोचा यार मैं क्लास क्यों ऑफ कर रहा हूँ अपने चक्कर में तुम्हारी। अब थोड़ा सा जीएसटी बचा है तो मेरा मन नहीं था क्लास ऑफ करने का, तो मैंने कहा एग्जाम्शन वाला चैप्टर तो कम से कम खत्म कर ही देते हैं भाई। थोड़ी बहुत एग्जाम्शन हमारी बैलेंस बची हैं, उसमें थोड़ा थोड़ा समझना है, थोड़ा थोड़ा लिखना है, तो वो तो हम कर ही सकते हैं, ठीक है। और अगर टाइम लगा तो अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर भी देख लेंगे। फिर हमारा बस एक चैप्टर बचेगा रिटर्न वाला बैलेंस, तो उसको फिर हम कल वाली क्लास में अपना कंप्लीट कर देंगे। ठीक है जी। गला दवाई के बाद थोड़ा सा आराम है, मैं आराम से बोलूंगा, मैं ज्यादा वो नहीं बनूंगा, मैं वो नहीं बनूंगा यार, क्या नाम है उनका यार, धांसू सर नहीं बनूंगा भाई मैं, नहीं सॉरी यार, मैं धांसू सर नहीं बन सकता। महादेव के नाम पे 500 लाइक करो, महादेव के नाम पे 500 लाइक करो, महादेव के नाम पे 500 लाइक करो, तो वो इतनी एनर्जी मेरे अंदर भी है नहीं, ठीक है ना। तो धांसू सर जैसी एनर्जी अभी मेरे अंदर नहीं है, तो मैं आराम से बोलूंगा, ठीक है। थोड़ा सा भी मेरा गला सही हुआ है, मेरे को शाम को त्रिशूल बैच भी लेना है, फिर कल सुदर्शन बैच भी मेरा चल रहा है, और आज उसके अंदर भी सुदर्शन बैच के अंदर आई थिंक 2100 बच्चा लाइव आया हुआ था मेरे अपना चैनल पे। तो आपकी जब रिवीजन होगी त्रिशूल बैच में इनकम टैक्स की, आपको भी बहुत मजा आएगा जी, ठीक है जी। हाँ बस तुम ना एक प्रार्थना किया करो, देखो भगवान से ना मेरे लिए कुछ मत मांगा करो, वैसे तो तुम अपने लिए मांग लिया करो, बस एक चीज मेरे लिए हमेशा मांग लिया करो, क्या? सिर्फ गला। ऐसे बोला करो, हे भगवान, या जिसको भी आप मानते हो, हे अल्लाह, हे भगवान, हे गुरुजी, कि हमारे सर का गला जो है तंदुरुस्त रखना। ये देखो अगर मेरा गला तंदुरुस्त रहेगा ना, मैं सही बता रहा हूं, मैं 24 घंटे भी पढ़ा सकता हूं, मेरे अंदर इतना पैशन है, ठीक है ना। मैंने 12-12 घंटे की मैराथन ली हुई है, मेरे को 12 क्या 18 घंटे की भी ले सकता हूं, मेरे को शरीर की दिक्कत नहीं है। बट थोड़ा सा ना भगवान एक गले को वरदान दे दे कि जा विवेक, तेरे गले को कुछ नहीं होगा भाई, पूरी तेरे को शक्ति दे दी हमने अपना, तेरे गले को कुछ हो ही नहीं सकता, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई साहब, फिर तो मैं तूफान कर दूंगा। ठीक है जी। तो बस तो ये मांग लिया करो, ठीक है।
फीडबैक वाली वीडियो भी छोड़ो तुमने भेजनी तो है नहीं। नलायक बच्चे भाई साहब, सही बता रहा हूँ भाई साहब, ऐसा बैच मैंने आज तक नहीं देखा यार, कसम लगे माता रानी की। ये लो, ये तुम ऐसे बचपन में कसम खाते थे ना, ये देखो ये मम्मी को कसम लगे, ऐसा बैच मैंने आज तक नहीं देखा भाई साहब। इतनी मिन्नतें करनी पड़ जाए भाई साहब। अब तो मेरे को सुनना भी पड़ रहा है तेजस सर और आईडी सर से, कहाँ गए तुम्हारे फीडबैक, कब दिखाओगे हमें फीडबैक। ऐसा बैच भाई साहब मैंने आज तक नहीं देखा होगा। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। सही बात है भाई, 14% वाले बच्चे हैं, ज्यादा यूनिक है। नहीं, क्रिस्ट की तो मैंने वीडियो देखी थी, बहुत बढ़िया वीडियो थी जी। सर कॉम्पोजिशन लेवी वाले चैप्टर के नोट्स दे दो। अर्जुन वो नोट्स तो मेरे को ज्योति भेजेगी तो मैं अपलोड कर दूंगा। आई थिंक ज्योति ने मेरे को भेजे हैं, तो मैं आज जो हैं वो सारे नोट्स में अपलोड कर दूंगा। कुछ नोट्स मेरे पेंडिंग है, आज मैं नोट्स सारे के सारे अपलोड कर दूंगा। ये बताओ जिन बच्चों ने कॉम्पोजिट वाला चैप्टर देखा, आपको मजा आया नहीं आया? झूठ मत बोलना, दिल पे हाथ रख के बताना। मतलब ये मत कहना कि लाइव लिया नहीं लिया, कि बस उसको छोड़ो। वैसे तुम्हें समझने का मजा आया नहीं आया, ये बता दो बस। बताओ भी अब, क्या तुम्हें वो चैप्टर समझने का मजा आया नहीं आया जी? बढ़िया लगा तुम्हें चैप्टर? अच्छा, अब कमाल की बात देखो, एक बार अर्ली बर्ड बैच वाले बच्चों के लिए क्लैपिंग बजाओ पहले तो। जो बच्चे अर्ली बर्ड बैच वाले बच्चे थे ना, अर्ली बर्ड बैच वाले बच्चे, तो सब बच्चे उनके लिए क्लैपिंग करें पहले तो। उनके लिए क्लैपिंग करें पहले। मैं बताऊंगा क्यों उनके लिए क्लैपिंग करवा रहा हूं। पहले सारे बच्चे उनके लिए क्लैपिंग करें, और अर्ली बर्ड बैच वाले बच्चे खुद भी अपने लिए क्लैपिंग करें। पता है क्यों? भाई साहब आपके अंदर ये कला थी, आपने बिना जीएसटी को समझे सबसे पहले वो चैप्टर समझ लिया। जिन्होंने अभी देखा है उनको तो बहुत बढ़िया समझ में आ रहा होगा, क्योंकि वो समझ चुके हैं आईटीसी क्या होता है, वो समझ चुके हैं ये एनआर क्या होता है, सीटीपी क्या होता है, वो समझ चुके हैं पेमेंट वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है, उनके दिमाग में क्लिक है, रिटर्न क्या होता है, इनवॉइस क्या होता है। वो तो भाई साहब सब कुछ समझ चुके हैं। आप समझ रहे हो? आपने वो बिना समझे वो चैप्टर समझा था, और इसलिए मेरी उस चैप्टर में पूरी जान निकल गई थी। क्योंकि मेरे को दिमाग में सर सिंपल सी बात है, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या कराऊं, तो मैंने उस चैप्टर के अंदर पूरी जान लगाई। जबकि तुमने कोई चैप्टर पढ़ा नहीं था, तुम्हें आईटीसी नहीं पता था, तुम्हें रजिस्ट्रेशन नहीं पता था, तुम्हें रिटर्न नहीं पता था, तुम्हें इनवॉइस के बारे में आइडिया नहीं था, फिर भी तुमने उस चैप्टर को समझा। इसलिए तुम्हारे लिए तालियां बजवा रहा हूं कि अर्ली बर्ड बैच वाले बच्चों ने पहले समझ के बहुत कमाल किया था जी। चलो बहुत बढ़िया जी। और बाकी जिन बच्चों ने अभी देखा, आई होप उनको भी समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट अगर कोई डाउट आपको लग रहा है तो मैं कोशिश करूंगा, देखो कल होपफुली हम अपना खत्म कर देंगे, कल हम खत्म करेंगे अपना जीएसटी, और होपफुली 26 तारीख को फिर मैं तुम्हारा डाउट सेशन ले लूंगा। ऐसा कर लूंगा 26 को जो भी डाउट्स हैं वो डाउट्स कंप्लीट कर लेंगे। 27 से हमारा इनकम टैक्स है ही है। फिर कमिंग संडे को मैं आपका टेस्ट ले लूंगा पूरे जीएसटी का जी। टेस्ट मेरा बन के तैयार हो चुका है, 100 नंबर का टेस्ट है, 3 घंटे का टेस्ट है। आपने प्रॉपर ऐसे ही टेस्ट देने हैं जैसे आप एग्जाम के अंदर दोगे। ठीक है ना? तो 3 घंटे का टेस्ट बन के तैयार हो चुका है, क्योंकि मैंने अकॉर्डिंगली तैयार किया था कि मेरे को 26 तारीख को लेना है। बट 26 तारीख को मैं नहीं लूंगा, मैं संडे को ले लूंगा। तो टेस्ट आपका बन के तैयार हो चुका है जीएसटी का, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। चलो अच्छा, ये जो कंपोजिट वाला चैप्टर है ना, इसको मैं आज अपलोड भी करवा दूंगा। तो ये 3 क्लासेस के अंदर बना हुआ है, तो 3 क्लासेस होंगी। आप इसको एप्लीकेशन के थ्रू भी देख सकते हो, और जब तुम्हारा मन करे यूट्यूब पे तो है ही है, तो यूट्यूब पे कभी भी देख सकते हो जी। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से। अब एक बार फटाफट से आ जाओ, इधर देखो ध्यान से। अब एक बार ऐसा करते हैं, पहले ना फटाफट से एग्जामिशन वाला, कुछ एग्जामिशन हमारी बैलेंस बची हैं, उसको एक बार फटाफट से हम कंप्लीट कर लेते हैं जी। मैं क्या बताओ, कल वाली क्लास में एग्जामिशंस आपने कहां तक की थी? तो कल वाली क्लास में हमने जो एग्जामिशन की थी लास्ट, जो मेरे को ध्यान आ रहा है वो ध्यान आ रहा है बैंकिंग सर्विस, है ना।
बैंकिंग सर्विस वाली हमने कंप्लीट कर ली थी। आई थिंक लास्ट के अंदर हमने समझा था कि जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है, तो प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत जो भी आपके खाते खुले हैं, मतलब जो भी सेविंग बैंक अकाउंट खुले हैं, तो वो जो खाते खोलने की सर्विस दी गई है, तो वो सर्विस जो है वो एग्जम्प्ट है। सर कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट एक बार दोबारा से क्लियर कर दो। कंस्ट्रक्शन वाले पॉइंट के अंदर मैंने 2 पॉइंट क्लियर किए थे जी। सबसे पहला कंस्ट्रक्शन वाला पॉइंट जो मैंने आपको बताया था, एक तो मैंने आपको ये बताया था कि जो भी आपका प्रधानमंत्री आवास योजना है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो भी प्योर लेबर की सर्विस दी जा रही है, मतलब सिर्फ लेबर की सर्विस जो दी जा रही है घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, रिनोवेट करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए, तो वो सारी की सारी सर्विस जो है वो एग्जम्प्ट है। पहला तो यह था कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना है ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसके अंतर्गत अगर सर्विस है वो किसी पर्पस के लिए, चाहे वो रिपेयर हो, कंस्ट्रक्शन हो, रिनोवेशन हो, एग्जम्प्ट है। फिर दूसरा मैंने कहा था अगर प्योर लेबर कॉन्ट्रैक्ट है, ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शन, नॉट फॉर रिपेयर, ओनली फॉर द कंस्ट्रक्शन। अगर एक आप रेजिडेंशियल यूनिट बना रहे हो, अगर आप रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, तो प्योर लेबर की सर्विस जो है वो एग्जम्प्ट नहीं है। अगर एक रेजिडेंशियल यूनिट बना रहे हो, जैसे मान लो मैंने अपना घर बनाने के लिए या घर की कंस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ मैंने लेबर की सर्विस ली है, तो गवर्नमेंट कह रही उस केस में वो एग्जम्प्ट है, उस केस में टैक्सेबल नहीं। बट अगर मान लो कोई सोसाइटी बन रही है, पूरा रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बन रहा है, उसके लिए अगर लेबर की सर्विस दी जा रही है, तो फिर वो टैक्सेबल वाली कैटेगरी में कवर होगी। ये पॉइंट हमने कल वाली क्लास में डिस्कस किया था जी। सर तेंदू लीव्स एक बार दोबारा से समझा दो एग्रीकल्चर वाले टॉपिक में। तेंदू लीव्स का मतलब होता है यार बीड़ी रैपर। तेंदू लीव्स का मतलब होता है बीड़ी रैपर, ठीक है ना। तो तेंदू लीव्स का मतलब क्या होगा, बीड़ी रैपर होगा। वो पॉइंट हमने वहां पे डिस्कस किया था। एग्रीकल्चर सर्विस में फार्म लेबर का मतलब यार होता है, फार्म लेबर मतलब जो अपना, यार मैं आपको कैसे बताऊं, जो किस, आपने देखा नहीं कि लेबर काम करती है अपने गांव के अंदर, जो खेत होते हैं उसमें जो लेबर काम करती है। जैसे मान लो, आज एक बात बताओ, घरों के बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होता है, तो वो सिक्योरिटी गार्ड कहां से आता है, किसी एजेंसी से आता है। ऐसी एजेंसी होती हैं जो फार्म लेबर की सप्लाई करती हैं। अब ऐसा तो है नहीं, जैसे मान लो सामने एक बच्चा बैठा है, बच्चे का नाम है क्रिश, तो बच्चे का नाम है क्रिश। अब चलो एक मूवी आई थी क्रिश, तो ये वो वाला क्रिश तो है नहीं, ये कुछ भी कर लेगा। इसको तो कई बार बचपन में इसको, चलो अब तो फिर भी थोड़ा ये समझदार हो गया क्रिश, नहीं तो बचपन में तो ये नालायक ही था। अब अगर मान लो ठेकेदार आ गया, उसने बोला भाई ये ना गेहूं की फसल मतलब काट के इसको ना गेहूं बाहर निकालना है। अब क्या तुम्हें लग रहा है क्रिश ये काम कर पाएगा? नहीं। क्या तुम्हें लग रहा है कि क्रिश जो है वो फसल काट के ये गेहूं अलग कर देगा और वो इसका बाय प्रोडक्ट जो है वो अलग कर देगा? क्रिश कहेगा भैया मेरे बस का थोड़ा, यार कैसी बात करो, मैं तो मोबाइल चला सकता हूँ, मैं तो इंस्टाग्राम पे फोटो जूम कर करके देख सकता हूँ, मैं तो सर्च में जाके कुछ ना कुछ लोगों को सर्च कर सकता हूँ, ठीक है, मैं तो ये काम कर सकता हूँ, भाई मेरे बस का नहीं है ये जो ये काम करो। तो इसके लिए प्रॉपर एक लेबर होती है, इनके लिए प्रॉपर एजेंसी होती है जहां से फार्म लेबर की सप्लाई की जाती है। तो वो जो सर्विस दी जा रही है, फार्म लेबर की सप्लाई की जा रही है, उसके लिए जो पैसे चार्ज किए जा रहे हैं उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये मेनली बस कहना चाह रहे हैं, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है जी। चलो अब एक हाँ जी, ठीक है जी। अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ जी। चलो जी इधर देखो ध्यान से। अब एक बार अगली सर्विस जो हम यहां पे लिखना जा रहे हैं, अब लिखो यहां पे पेंशन सर्विस, हेडिंग डाल लो पेंशन सर्विसेज, पेंशन सर्विसेज। अच्छा आपको पता है यार बहुत सारे लोगों को पेंशन मिलती है। वैसे तो गवर्नमेंट ने पेंशन देना बंद कर दी है, बट आज भी जो पुराने एम्प्लॉय हैं उनको पेंशन मिलती है। और नॉर्मली ये पेंशन कौन देती है? गवर्नमेंट देती है। और आज कई सारी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं जिसके अंतर्गत लोगों को पेंशन दी जाती है। तो उस सर्विस को गवर्नमेंट अब एग्जम्पशन में लेके आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट की सर्विस है तो गवर्नमेंट कह रही हम इस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। इसमें आज तक बस एक बार एग्जाम में क्वेश्चन बने,
इसलिए लिखवा रहा हूं। वैसे एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, बट प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हें थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि पेंशन की सर्विस भी जीएसटी से एग्जाम्प्ट है, बस ये पर ध्यान दो जी। तो लिखो जी, पहला पॉइंट यहां पे लिखो सबसे पहला जी। हाँ जी, एक बार फटाफट से यहां पे पहला पॉइंट लिखो जी, लिखो जी, सबसे पहला पॉइंट लिखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ कलेक्शन ऑफ कंट्रीब्यूशन अंडर, एक गवर्नमेंट की है, आपने शायद नाम भी सुना होगा, अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन योजना, ये गवर्नमेंट की स्कीम है, अटल पेंशन योजना जी। ठीक है, तो अगर मान लो अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आपको पेंशन मिल रही है और आप उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हो, उस पर कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। सेकंड फिर यहां पे है एनी पेंशन स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। एनी पेंशन स्कीम ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इट मींस अगर स्टेट गवर्नमेंट की कोई भी पेंशन स्कीम है तो गवर्नमेंट कह रही है उसके अंतर्गत अगर कोई कंट्रीब्यूशन है उस पर भी हम जीएसटी एप्लीकेबल नहीं करेंगे। ये दो पेंशन सर्विस जो है वो एग्जाम्प्ट है। आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन बनेगा ना, अगर क्वेश्चन बनेगा तो अटल पेंशन योजना का बनेगा, बस ये पर ध्यान दो। तो अगर आपके एग्जाम में कहीं पर भी आपको अटल पेंशन योजना दिख जाए और उसने बोला कि आपने इस पेंशन योजना के अंतर्गत कंट्रीब्यूशन किया, तो क्या उस कंट्रीब्यूशन पे जीएसटी लगेगा? आंसर इज नो, उस पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। बट ये दो चीजें जो है बस पेंशन सर्विस के अंदर आती हैं जी। अब आगे लिखो जी, आगे लिखो, नेक्स्ट हेडिंग बनाओ, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कोरस्पोंडेंट्स सर्विस। बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कोरस्पोंडेंट सर्विस। हाँ जी, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कोरस्पोंडेंट सर्विस। सर, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पेशेंट इन एम्बुलेंस बाय एनी पर्सन अदर देन अबव। अदर देन अबव का मतलब मेरे बच्चे ये था, अगर हॉस्पिटल एम्बुलेंस की सर्विस दे रहा है वो तो वैसे एग्जम्प्ट है, बट अगर मान लो कोई प्राइवेट एकेडमी है या कोई प्राइवेट बंदा किसी मरे हुए की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है तो गवर्नमेंट कह रही उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। भाई अगर हॉस्पिटल एम्बुलेंस की सर्विस दे रहा है वो तो हेल्थ केयर सर्विस में ही आ गया। बट आजकल मार्केट में जो भी एम्बुलेंस घूम रही हैं तो क्या वो सारी की सारी हॉस्पिटल की थोड़ा है? और कई प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो एम्बुलेंस की सर्विस देते हैं, कई चैरिटेबल ट्रस्ट हैं जो एम्बुलेंस की सर्विस दे रहे हैं। तो अगर मैं वो पॉइंट नहीं लिखता तो फिर तो उनकी एम्बुलेंस की सर्विस टैक्सेबल हो जाती। तो गवर्नमेंट ने बोला जो ऊपर है उनको छोड़कर अगर कोई एम्बुलेंस की सर्विस दे रहा है, मरे हुए की ट्रांसपोर्टेशन कर रहा है, तो वो सर्विस भी एग्जम्प्ट है। क्रक्स ये निकल के आ रहा है कि एम्बुलेंस की सर्विस, मरे हुए की ट्रांसपोर्टेशन कोई भी करे, हर केस में एग्जम्प्ट है। बस ये पर ध्यान दो, वो गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है। अच्छा, अब सुनना ध्यान से, मैं कहना क्या चाह रहा हूं एक बात मेरे को बताओ। आपको याद आ रहा है बिजनेस फैसिलिटेटर वाला पॉइंट हमने पहले कहीं किया था? मैं देखता हूं तुम्हारी मेमोरी कितनी तेज है। अगर आपको थोड़ा सा याद आ रहा हो, बिजनेस फैसिलिटेटर और बिजनेस कोरस्पोंडेंट वाला पॉइंट हमने पहले कंप्लीट किया था। याद करो, ये पॉइंट जो है ना हमने आरसीएम में किया था, याद आ रहा हो? आरसीएम, मैंने आरसीएम के अंदर कहा था कि अगर बिजनेस फैसिलिटेटर अगर बैंकों को सर्विस दे रहा है तो उस केस में गवर्नमेंट ने कहा था रिवर्स चार्ज लगेगा, अगर आपको याद आ रहा हो। फिर मैंने कहा था कि अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट के एजेंट अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट को सर्विस देंगे उस केस में आरसीएम है, और अगर बिजनेस कोरस्पोंडेंट अगर बैंक को सर्विस देगा उस केस में फॉरवर्ड चार्ज है। अब बच्चा ये बात कह रहे यार गाबे, हेलो ओए गाबे, गाबे एक बात बता यार, भाई ये सर्विस तो टैक्सेबल है। अब जब ये सर्विस टैक्सेबल है फिर इसको एग्जम्पशन में क्यों लिखा हुआ है? उसका रीजन है, अब गवर्नमेंट ये बात कहते हैं कि जो बिजनेस फैसिलिटेटर हैं और जो बिजनेस कोरस्पोंडेंट हैं, अगर ये रूरल एरिया में सर्विस दे रहे हैं किसी गांव में जाकर, अब किसी गांव में जाकर अगर ये लोगों को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा खाता खुलवा देता हूं जी, अब उनके लिए तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट तो चाहती है कि आप गांव में जाओ सबके खाते खुले।
बट प्रॉब्लम क्या, इनकी सर्विस पे तो जीएसटी है, इनकी सर्विस पे हमने क्या पढ़ा है, जीएसटी है। तो गवर्नमेंट ने बोला जी अगर आप रूरल एरिया में जा रहे हैं तो आप अगर वहां पे लोगों को सर्विस दे रहे हैं या आपकी कोई सर्विस देने में हेल्प कर रहा है, मान लो एक इंटरमीडियरी है जो इन लोगों की हेल्प कर रहा है रूरल एरिया में सर्विस देने के, तो गवर्नमेंट ने कहा जी फिर एग्जम्प्ट है। अर्बन एरिया में दोगे तो टैक्सेबल हो सकती है, अगर रूरल एरिया में मान लो बैंक अकाउंट ओपन करवाने की सर्विस दे रहे हो तो वो सर्विस हम एग्जम्प्ट कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है। एक बात बताओ यार, मोदी जी हर बार स्पीच के अंदर कहते हैं मित्रों आज हम हर गांव के अंदर पहुंच चुके हैं। मित्रों याद करो, मैंने तुमसे 15 लाख रुपए तुम्हारे खाते में डालने का वादा किया था मित्रों, वो तुम खुद डाल लेना, निकाल मैं लूंगा। मित्रों याद करो, तुम्हारे खाते मैंने खुलवा दिए, लोगों ने कहा खुलवा तो दिए, पैसे डालो, मित्रों वो तुम खुद डालो के खाते मैंने तुम्हारे खुलवा दिए। मित्रों आज बैंक हर गांव तक पहुंच गए हैं, तो गवर्नमेंट कहना यही तो चाह रही है कि सबके खाते आज खुल गए हैं। तो नॉर्मल खाते कौन खुलवा रहा है, ये बिजनेस फैसिलिटेटर जो होते हैं, ये गांव के अंदर जाते हैं और वहां पे लोगों के अकाउंट ओपन करवाते हैं, उनकी सर्विस को गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट किया हुआ है। ठीक है जी, लिखो यहां पे। अब एक बार फटाफट से यहां पे आ जाओ, अब यहां पे नेक्स्ट सर्विस लिखो जी, लिखो पहला गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है, बिजनेस फैसिलिटेटर और कोरस्पोंडेंट प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस फॉर बैंक्स इन रूरल एरियाज, ये एग्जाम्प्ट है जी। ठीक है, ये सर्विस जो है ये एग्जाम्प्ट है। सेकंड, इंटरमीडिएट्स हेल्प बिजनेस फैसिलिटेटर और कोरस्पोंडेंट इन डिलीवरिंग these services in रूरल एरिया। इट मीन्स अगर कोई बिचौलिया अगर इनकी हेल्प कर रहा है सर्विस देने में तो उसकी सर्विस भी एग्जम्प्ट है। मतलब गवर्नमेंट रूरल एरिया वाले केस में जीएसटी एप्लीकेबल करना नहीं चाहती, गवर्नमेंट चाहती है हर गांव तक लोग पहुंच जाएं। बिजनेस फैसिलिटेटर और कोरस्पोंडेंट प्रोवाइड similar service for insurance company in rural area। इंश्योरेंस कंपनी इन रूरल एरियाज, अगर मान लो इंश्योरेंस सर्विस भी दी जा रही है रूरल एरिया के अंदर, तो वो सर्विस भी गवर्नमेंट ने कहा जी एग्जम्प्ट है, हम सिंगल पैसा भी यहां पे टैक्सेबल नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान दो। हम सिंगल पैसा भी यहां पे टैक्सेबल नहीं करेंगे, बस ये पर ध्यान देना। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? तो ये सर्विस हमारी यहां पे एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में गवर्नमेंट ने डाल रखी है। डन, लॉक कर दो जी। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट के ऊपर आ जाओ जी। अच्छा एक बात मेरे को बताना, आपने कहीं पढ़ा था स्पॉन्सरशिप की सर्विस? आपको अगर थोड़ा बहुत याद आ रहा हो, आपने कहीं पर स्पॉन्सरशिप की सर्विस पढ़ी थी?
पढ़ी थी आपने स्पॉन्सरशिप की सर्विस? अगर आपने थोड़ी बहुत कहीं पढ़ी हो, याद आ रहा हो, हमने कहीं जीएसटी में पढ़ा हो, थोड़ा बहुत सोचो, याद आ जाए आपको जी, थोड़ा बहुत सोचो, याद आ जाए जी। है, हाँ, आरसीएम के अंदर पढ़ी थी। याद करो, मैंने कहा था कि अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस हम किसी बॉडी कॉर्पोरेट को या पार्टनरशिप फर्म को दे रहे हैं, उस केस में आरसीएम है। अब उससे रिलेटेड ना कुछ एग्जम्पशन भी है। अब गवर्नमेंट ये बात कर रही है कि अगर मान लो कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट, अगर मान लो कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट इन इन लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाया है, अगर कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट इन इन लोगों ने ऑर्गेनाइज करवाया है और अगर वहां स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी जा रही है तो एग्जम्प्ट है। मतलब वैसे तो स्पॉन्सरशिप की सर्विस जो है वो टैक्सेबल है, आरसीएम में टैक्सेबल है, बट अगर कोई स्पोर्ट्स, मान लो कोई स्पोर्ट इवेंट हो रहा है और अगर मान लो ये वाली बॉडी उस स्पोर्ट इवेंट को ऑर्गेनाइज करवा रही है और अगर उसमें स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी जा रही है तो सारी एग्जम्प्ट है। अब दिमाग में ये डाउट आ रहा है कि सर ऐसे कौन कौन सी फेडरेशन है जो अगर स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइज करवाएं तो वहां स्पॉन्सरशिप की सर्विस एग्जम्प्ट होगी? अब मैं वो लिखवाने जा रहा हूं। तो अगर मान लो यहां पे स्पॉन्सरशिप है तो एग्जम्प्ट है, इसको छोड़ के स्पॉन्सरशिप है तो वो टैक्सेबल है और वो रिवर्स चार्ज में टैक्सेबल है। बस ये पर ध्यान दो, ठीक है जी। तो अगली हेडिंग डाल लो स्पॉन्सरशिप की सर्विस जी, हेडिंग डालो स्पॉन्सरशिप की सर्विस। लिखो जी स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। अब स्पॉन्सरशिप की सर्विस एग्जामिशन वाली कैटेगरी में कवर हो रही है, कौन कौन सी जी? लिखो, पहला मान लो स्पॉन्सरशिप ऑफ इवेंट बाय नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन वेयर टीम रिप्रेजेंट ए डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और कंट्री। अगर मान लो कोई नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन अगर कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है, ठीक है, और उसमें अगर स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी जा रही है तो एग्जम्प्ट है। अब जो भी स्पोर्टिंग इवेंट हो रहा है उसमें वो लोग अपनी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस केस में एग्जम्प्ट है। बस ये पर ध्यान दो। जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूं, अगर आपको एग्जांपल लिखना है तो लिख सकते हो एग्जांपल। मान लो वीजी लिमिटेड एक कंपनी है, वीजी लिमिटेड स्पॉन्सरिंग दी, मान लो रणजी ट्रॉफी हो रही है, रणजी ट्रॉफी वेयर स्टेट क्रिकेट टीम compete with each other जी। ठीक है जी, compete with each other। तो ये स्पॉन्सरशिप की सर्विस जो है ये एग्जाम्प्ट है जी। हाँ, ओलंपिक भी आएंगे जी, इसमें ओलंपिक भी कवर है, इसमें ओलंपिक भी कवर है जी। ठीक है, अब तुम्हें ना ये चेक नहीं करना कि नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में कौन कौन सी बॉडी आएंगी, वो तुम्हें क्वेश्चन में दिया होगा नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन, तो दिमाग में ना जोर मत डालना कि सर नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में क्या क्या आएगा। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन में आ जाती हैं, तो उसकी लिस्ट हमें याद नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना, उसकी लिस्ट हमें याद नहीं करनी, वो क्वेश्चन में दिया होगा कि ये जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया है वो नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन ने कराया, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, उसके बाद बी नेक्स्ट है स्पॉन्सरशिप ऑफ इवेंट बाय एजुकेशनल और स्पेशल
स्पोर्ट्स बॉडीज लाइक यूनिवर्सिटीज और फेडरेशन फॉर डिसेबल्ड एथलीट्स। अब अगर मान लो कोई यूनिवर्सिटी है, जैसे आज बहुत सारे, ठीक है, जैसे आज बहुत सारे लोग कई बार हमारे पास आते हैं कि डीयू एक स्पोर्ट इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है, अब वहां पे आप अपनी एकेडमी को स्पॉन्सर कर दो। आज मान लो डीयू के बहुत सारे कॉलेज है, एसआरसीसी हो गया, ये भी बहुत सारे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाते हैं, तो ये भी स्पॉन्सर चाहते हैं कि हमें स्पॉन्सर मिले, ठीक है। तो यूनिवर्सिटीज हैं और ऐसे बहुत सारे डिसेबल एथलीट्स के लिए कई सारी फेडरेशंस बनी हुई हैं। तो अगर मान लो यहां पे स्पॉन्सरशिप की सर्विस है तो गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट करना चाह रही है। एथलीट्स, एथलीट्स का मतलब प्लेयर हो गया ना, एथलीट्स का मतलब क्या होता है जी, प्लेयर, ठीक है ना। एथलीट का मतलब जो होता है वो प्लेयर होता है जी। अब लिखो थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट लिखो जी, स्पॉन्सरशिप ऑफ इवेंट बाय द सेंट्रल सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज, कल्चर एंड स्पोर्ट्स बोर्ड। आज गवर्नमेंट है, अब गवर्नमेंट जो है वो कई सारे अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती है, ठीक है ना। गवर्नमेंट जो है अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इवेंट ऑर्गेनाइज करवाती है, तो अगर वहां पे स्पॉन्सरशिप कर रहे हो तो वो सर्विस भी गवर्नमेंट के लिए एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में डाल देंगे, उस केस में हम टैक्सेबल नहीं करेंगे, ठीक है जी। पॉइंट नंबर डी, स्पॉन्सरशिप ऑफ द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर नेशनल लेवल स्पोर्ट्स इवेंट। अब अगर मान लो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन जैसे आईओए, अगर आपने सुना अभी विनेश फोगाट थी, अब अगर विनेश फोगाट को मेडल नहीं मिला तो आईओए का बार बार मुद्दा आ रहा था कि आईओए ने आगे कंप्लेन की है। अब अगर मान लो आईओए कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रही है, अगर उसमें स्पॉन्सरशिप की सर्विस दी जा रही है तो गवर्नमेंट ने कहा जी वो एग्जम्प्ट है, सिंगल पैसा भी यहां पे टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। लास्ट पॉइंट, स्पॉन्सरशिप अंडर दी पंचायत युवा, पंचायत युवा और खेल अभियान, ठीक है जी। अब ये लगा लो ये गांव के अंदर आती है जी। जैसे हमने देखा गांव के अंदर क्या होते हैं, वो कुश्तियां होती हैं, किस किस ने देखा है जी। अगर आपने वो दंगल मूवी देखी हो तो दंगल मूवी में होता नहीं कि हमारी छोरियां छोरे से कम है के यो लड़ेगे भाई, आजा रे भाई आजा, ये बिठा हूं, आजा आजा रे आजा, अरे बबीता बबीता बबीता, यूं तो ना लड़ पाएगी बेटे, बाल कटवाने पड़ेंगे तेरे। जो फिर वो कुश्तियां होती हैं, वो कुश्तियां होती हैं जी, हाँ जी, सामने तैयारी भाई, बबीता फोगाट आ रही है, अब 20 किलो वजन कैटेगरी में लड़ेगी बबलू ते, बबलू को पटक पटक के मार रही है भाई बबीता। तो ये जो इवेंट हो रहे हैं नॉर्मली, तो इस इवेंट में जो स्पॉन्सरशिप की सर्विस होती है ना, तो गवर्नमेंट करी वो एग्जामिशन वाली कैटेगरी में एग्जाम कर देंगे। चंदू चैंपियन तो मैंने देखी नहीं है मूवी, चंदू चैंपियन नहीं देखी। बच्चा कह रहा है 20 किलो। अरे भाई दिल में मतलब 40 किलो लगा लो यार। बच्चा कह रहा है यार 20 किलो तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहे, 20 किलो मतलब कितने कौन कौन से बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। 20 किलो मतलब यार जो भी यार 40 किलो लगा लो, ठीक है नहीं।
तुम भाई कॉन्सेप्ट पे ध्यान लगाओ। देखो तुम्हारे अंदर ना फोकस की तुम कह रहे हो भाई साहब फोकस नहीं बनता, तुम कह रहे हो तुम्हारे में कंसंट्रेशन की कमी है, तुम्हारा फोकस तो पूरा जबरदस्त है। मतलब आप देख रहे हो, मतलब 20 किलो पकड़ लिया तुमने, बाकी सारा कॉन्सेप्ट क्या भाड़ में। और फिर तुम कह रहे सर फोकस की दिक्कत है, कंसंट्रेशन नहीं बनता। भाई तुम्हारा कंसंट्रेशन बहुत जबरदस्त है, सही जगह पर नहीं है बस। अब एक फोटो लगा दूंगा ना, उसमें सारे लड़के 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 होंगे और बीच में एक लड़की होगी, तुम्हारा फोकस बिल्कुल सेट बैठ जाएगा एकदम। तो दिक्कत तुम्हारे फोकस की नहीं है, सही जगह पे नहीं है। ये बोला करो कि सर फोकस सही जगह पे नहीं है, ये मत बोला करो कि फोकस की दिक्कत है, नालायक। चलो आ जाओ जी, इधर देखो ध्यान से जी। तो ये कहानियां बंद कर दो कहना कि हमारे अंदर फोकस की कमी है, फोकस की कमी है। तुम्हारे में कोई फोकस की कमी नहीं है। ठीक है। तो हमें केसरी कह रहा है ना मैं ऐसा नहीं हूं। अबे तू ऐसा नहीं है केसरी के लाल। इंस्टाग्राम की फोटो जूम करके देखने वाले, इधर देख नालायक। चलो जी, अब यहां पे एक बार फटाफट से आ जाओ जी। अब यहां पे आओ, अगले पॉइंट पर आओ जी। अब नेक्स्ट लिखो यहां पे लीगल सर्विस। अच्छा लीगल सर्विस हम कर चुके हैं, ध्यान रखना जी। लीगल सर्विस हम कर चुके हैं आरसीएम के साथ। लीगल सर्विस हम कर चुके हैं आरसीएम के साथ जी। हेडिंग डाल दो यहां पे, लो जी लीगल सर्विस। तो ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन जी। ये सारी हम कर चुके हैं, इसको मैं अब नहीं लिखवा रहा। तो लीगल सर्विस हमारी यहां पे कंप्लीट हो चुकी है। अब यहां पे लिखो जी, अब यहां पे लिखो, हेडिंग डालो परफॉर्मेंस बाय एन आर्टिस्ट। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इसमें से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुके हैं। लो जी, अब इसको एक बार लिखो पहले यहां पे क्या कहना चाह रहे हैं जी। अब एक बार इसको यहां पे लिखो, ये कहना क्या चाह रहे हैं जी। लिखो इस पॉइंट को क्या कहना चाह रहे हैं जी, लिखो एन आर्टिस्ट, एन आर्टिस्ट परफॉर्मिंग इन फोक और क्लासिकल म्यूजिक, डांस और थिएटर आर exempt from GST if they charge rupees 1,50,000 or less per परफॉर्मेंस। इट मीन्स अगर कोई आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहा है जी, हाँ नहीं, अगर कोई आर्टिस्ट जो है, एक बात मेरे को बताओ, अगर कोई आर्टिस्ट जो है परफॉर्म कर रहा है, अच्छा आर्टिस्ट किस में परफॉर्म कर रहा है जी, कहीं भी परफॉर्म कर रहा है, मेरे को एक बार सारे बच्चे देख के बताओ आर्टिस्ट कहीं भी परफॉर्म कर रहा है जी, सारे बच्चे देख के बताओ आर्टिस्ट कहीं भी परफॉर्म कर रहा है क्या? अब बता दो नालायकों, आर्टिस्ट जो है क्या वो कहीं भी परफॉर्म कर रहा है क्या? ना 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 ना, कहीं भी परफॉर्म नहीं कर रहा। आर्टिस्ट कहीं परफॉर्म नहीं कर रहा, आर्टिस्ट परफॉर्म कर रहे हैं फोक, क्लासिकल म्यूजिक पे, डांस एंड थिएटर। मतलब ये पता किसकी बात कर रहे हैं? ना फोक पता क्या होता है? मतलब फोक का मतलब है, तुम्हें आपको इधर देखो ध्यान से, ये होता है आपका फोक, फोक डांस। ये देखो जी, अब ये जो है ना, ये आपका एक तरह का फोक डांस है। ये लो जी, आप समझ पा रहे हैं? ता थई थई था, ता थई थई था, ता थई थई था, ता थई थई था, था 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 ता थई थई था। तो उसकी बात कर रहे हैं। अगर वो यहां परफॉर्म कर रहा है,
मतलब क्लासिकल हो गया, क्लासिकल म्यूजिक हो गया, क्लासिकल डांस हो गया, अगर एक आर्टिस्ट यहां परफॉर्म कर रहा है और पैसे चार्ज कर रहा है 1.5 लाख रुपए तक, तो एग्जाम्प्टेड। तो वो इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, इसकी बात कर रहे हैं, वो मुन्नी बदनाम हुई की बात नहीं कर रहे, ध्यान रखना, मुन्नी को बदनाम नहीं करना। हेलो भाई साहब, ओए इधर, यहाँ पे मुन्नी को बदनाम होने की बात नहीं हो रही। तो अगर वो यहां पे परफॉर्म कर रहा है, उस केस में गवर्नमेंट कह रही है एग्जामिशन दे सकते हैं, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। अच्छा, वो भी तब अगर कंसीडरेशन जो है वो 1.5 लाख रुपए या उससे कम चार्ज कर रहा है, ठीक है। अब लिखो यहां पे इसके नीचे जी, अब इसके नीचे एक पॉइंट और लिखो, अब इसके नीचे एक पॉइंट यहां पे और लिखो जी, द एग्जम्पशन the exemption shall not apply, आपको एग्जम्पशन मिलेगी ही नहीं, the exemption shall not apply to service provided by such artist as a brand एम्बेसडर। इट मीन अगर वो सर्विस एज ए ब्रांड एम्बेसडर दे रहे हैं, मैं दोबारा बोलूंगा, अगर वो सर्विस एंड ए ब्रांड एम्बेसडर सर्विस दे रहे ना, तो चाहे वो 1 लाख रुपए चार्ज कर रहा हो तो भी वो टैक्सेबल है। मतलब अगर वो परफॉर्म करेगा तब 1.5 लाख रुपए तक का काम एग्जाम्प्ट कर देंगे। अगर वो एज ए ब्रांड एम्बेसडर वहां पे वो सर्विस दे रहे हैं ना, मान लो किसी भी जगह का ब्रांड एम्बेसडर बन गया, उसने कहा मैं इसके लिए 1 लाख रुपए चार्ज करूंगा, तो गवर्नमेंट ने कहा वो टैक्सेबल है। 50,000 रुपए चार्ज करूंगा, टैक्सेबल है। उस केस में कोई 1.5 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल नहीं है, ऊपर वाले केस में 1.5 लाख रुपए की लिमिट एप्लीकेबल है, बस ये पर ध्यान देना। तो इसमें से कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, तो बहुत ध्यान देखना। अगर आर्टिस्ट जो है वो परफॉर्म कर रहा है, अगर वो यहां परफॉर्म कर रहा है तब एग्जाम्प्ट है, वो भी 1.5 लाख रुपए, उससे कम की बात हो रही है। अगर वो एज ए ब्रांड एम्बेसडर कोई सर्विस दे रहा है तो गवर्नमेंट ने कहा जी फिर वो एग्जाम्प्ट नहीं है, फिर वो टैक्सेबल है, बस ये बात दिमाग में लेके चलना। और अगर एक आर्टिस्ट इसके अलावा कहीं परफॉर्म करेगा तो भी फुली टैक्सेबल है, उस केस में कोई 1.5 लाख रुपए की लिमिट की बात नहीं हो रही, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? हाँ, मतलब जैसे नायका लैक्मे हो गया, ये मान लो अब डोली चाय वाला, हाँ बिल्कुल, मान लो डोली चाय वाला एज ए ब्रांड एम्बेसडर जो है, अब मान लो वो दूध की ऐड करने निकले, अगर वो ऐसे मान लो अब वो वहां पे ब्रांड एम्बेसडर की सर्विस दे दे जी, हाँ जी मैं जी मदर डेयरी का दूध ऐसे ऐसे करके दिखाऊंगा, तो भैया उसके लिए वो अगर 1 लाख रुपए ले रहे हैं ना, तो वो टैक्सेबल है, एग्जामिशन वाली कैटेगरी में कवर नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। हाँ, सिर्फ फोक और क्लासिकल में एग्जाम्प्ट है, बिल्कुल सही बात है, सिर्फ फोक और क्लासिकल वाली कैटेगरी में एग्जाम्प्ट है, और कहीं पे एग्जाम्प्ट नहीं है। ठीक है, अब आगे लिखो, नेक्स्ट लिखो, राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट्स, राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट जी, ठीक है जी, राइट टू एडमिशन टू वेरियस इवेंट। याद करो ये पॉइंट हमने पहले भी कहीं पढ़ा हुआ है, प्लेस ऑफ सप्लाई वाले चैप्टर में। याद है मैंने कहा था कि अगर कहीं पर भी जाते हो, एंट्री टिकट होती है, तो एंट्री टिकट पे जीएसटी लगता है, तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई कहां पे बनता है? जहां पे वो इवेंट हो रहा होता है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि हर जगह की एंट्री टिकट जो होती है ना, वो टैक्सेबल नहीं होती। अब गवर्नमेंट ये बात बोलेगी अगर आप यहां पे जाओगे तो एंट्री टिकट जो है ना आपकी एग्जम्प्ट है, और अगर एंट्री टिकट एग्जम्प्ट है तो प्लेस ऑफ सप्लाई का मतलब ही नहीं है। तो प्लेस ऑफ सप्लाई वाला चैप्टर हमें पढ़ना ही तब है अगर वो एंट्री टिकट जो है वो टैक्सेबल है। अगर एंट्री टिकट जो है वो एग्जामिशन वाली कैटेगरी में आ रही है, उस केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, अब यहां पे लिखो जी, अब कौन कौन से जगह की एंट्री टिकट एग्जाम्प्ट है, दिमाग में घुसा लेना जी, इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा और तुम्हें कंफ्यूजन हो सकती है जी। तो बहुत ध्यान से चेक करना कि कहां कहां की एंट्री टिकट गवर्नमेंट ने एग्जाम्प्ट की हुई है। चेक करो, पहला गवर्नमेंट कहना चाह रही है सर्विसेज बाय वे ऑफ एडमिशन टू, लो जी, पहला म्यूजियम, हाँ जी, पहला म्यूजियम,
म्यूजियम में जाओ, जितनी मर्जी एंट्री टिकट है, एग्जम्प्ट है। नेशनल पार्क, नेशनल पार्क की एंट्री टिकट एग्जम्प्ट है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, टाइगर रिजर्व, जू, इन सब जगह पे जा रहे हो, इनमें कोई एंट्री टिकट हो, चाहे वो 1000 रुपए की हो, चाहे 500 रुपए की हो, चाहे जितनी मर्जी एंट्री टिकट हो जी। ठीक है जी। सर ये गला कैसा है? गला तो यार चल रहा है यार, गले का तो क्या, मैंने तुमसे क्या बोला कि तुम भाई कुछ मत मांगा करो, किसी की दुआएं लग जाती, बस ये मांग लिया करो कि मेरा गला भगवान सही रखे। ठीक है, अगर मेरा गला भगवान सही रहता है ना, मैं तो बता रहा हूं तुम्हें भाई साहब टैक्स में नजारे दिलवा दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। मैं ओवर कॉन्फिडेंट होके नहीं कह रहा, मैं सबसे छोटा इंसान बन के एक छोटी बात कर रहा हूं कि तुम्हें टैक्स में दिक्कत नहीं आएगी। बस थोड़ी सी बस मेरे गले की दिक्कत हो जाती है, तो भगवान से बस गले की दिक्कत का करो कि गला भगवान सही करे जी। ठीक है जी। तो टाइगर रिजर्व जो है, मतलब टाइगर, जहां पे टाइगर रखे जाते हैं। आज दिल्ली में जू है, अब दिल्ली में आप लोगों को तो पता ही होगा, आप तो जू में, सॉरी आप जू में नहीं, मैं कह रहा हूं आप जू में रहते हो, पर हम तो जू में, सर एक जमाने में हम सब जू में थे, एक जमाने में हम सब जू के अंदर थे, ऐसे ऐसे टापते थे बंदरों की तरह, हम बंदर थे भाई, हम एक जमाने में बंदर थे। बात अलग है कि आज हम बंदर की बजाय हम अलग तरह के जानवर हो चुके हैं। कुत्ता तो फिर भी वफादार होता है, इंसान उससे भी बदतर हो गया। तो है तो वो जो भी है, तो गवर्नमेंट ने बोला कि भैया ऐसे जो जू है ना, तो वहां पे लोग देखें, हुई वो देखो बंदर, हुई वो देखो शेर, हुई देखो ये वाला एनिमल, ये वाली बर्ड। तो जो भी इसकी एंट्री टिकट है, गवर्नमेंट कह रही है एग्जम्प्ट है, सिंगल पैसा भी टैक्सेबल नहीं है जी। ठीक है जी। तो यहां पे आप जाओ, जितनी मर्जी एंट्री टिकट हो, एग्जम्प्ट है। सेकंड देखो जी, सेकंड है प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट। प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट डिक्लेयर बाय गवर्नमेंट। अब कई प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट्स, जैसे मान लो ताजमहल हो गया, आने वाले टाइम में राम मंदिर भी हो जाएगा। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देगी। तो जो भी प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट है, मतलब देश का इतिहास, गवर्नमेंट कहती है इसको तुम बचा के रखो, यहां बहुत लोग देखने के लिए आते हैं, तो इसकी जो मर्जी। और अगर मान लो ताजमहल की एंट्री टिकट 1000 रुपए है, गवर्नमेंट ने एग्जम्प्ट है, तो मतलब प्रोटेक्टेड मोन्यूमेंट जो है, तो गवर्नमेंट कह रही है उसकी जो एंट्री टिकट होगी वो सारे के सारे हम क्या कर देंगे, एग्जाम। लाल किला हो गया, बिल्कुल सही बात है, लाल किला हो गया जी। ठीक है, उसके बाद कुंभलगा हाथ हो गया, मतलब जो भी आप कह रहे हो, ये सारे के सारे इस वाली कैटेगरी में कवर है, इनकी एंट्री टिकट सारी के सारी एग्जम्प्ट है। अब जो मैं लिखवाने जा रहा हूं ना, अब इनकी एंट्री टिकट सारी एग्जम्प्ट नहीं है, एक लिमिट तक एग्जम्प्ट है, एक लिमिट तक एग्जम्प्ट है, और अगर उस लिमिट से ऊपर है तो फिर पूरी की पूरी वैल्यू जो होगी वो टैक्सेबल हो जाएगी। बस ये पर ध्यान दो जी। अब लिखो तीसरा पॉइंट, लिखो जी, फॉलोइंग इवेंट या प्लेसेस where the consideration for right to admission is not more than 500 पर पर्सन। लो जी, अगर 500 रुपए तक की टिकट है जी, हाँ जी, अगर 500 रुपए तक की टिकट है इन सब केस में तो एग्जम्प्ट है। अगर 500 रुपए से ऊपर की टिकट है पर पर्सन जो है वो टैक्सेबल है। जैसे कल की बात है, तो कल यहाँ पे ना दिल्ली में आजकल वो मैच चल रहे हैं, पता नहीं कौन से यार, वो कौन है, सिस्टम बाजा है, सिस्टम जो करता रहा, सिस्टम फाड़ देंगे। अरे क्या नाम है उसका भाई, अरे के कहने लग रहा है भाई, वो कौन है, सिस्टम हैंग करेगा, कौन है उसका नाम, के नाम ही याद आने लग रहा, के है उसका नाम, एल्विश। इनके मैच चलन लग रहे दिल्ली में, तो इनके मैच चलन लग रहे हैं, तो कई बच्चे मैच देखने के लिए गए। 150 रुपए की एंट्री टिकट है उसकी, 3000 रुपए की भी एंट्री टिकट है, 10,000 रुपए की भी एंट्री टिकट है, 150 रुपए की भी है, 150 रुपए की पीछे से है बिल्कुल। अब बताओ एल्विश को देखने जा रहे हैं 150 रुपए की, अब फैन बेस है भाई,
हमारे फैन नहीं है बट दुनिया के तो फैन है ना। दुनिया को तो लोग टिकट ले लेके देखने जा रहे हैं। अब जिन्होंने 10,000 रुपए की एंट्री टिकट ली होगी जीएसटी लगेगा, 3,000 रुपए की एंट्री टिकट ली होगी जीएसटी लगेगा, 2,000 रुपए की एंट्री टिकट ली होगी जीएसटी लगेगा, 150 रुपए की एंट्री टिकट ली होगी तो जीएसटी नहीं लगेगा जी। तो गवर्नमेंट यही पे कहना चाह रही है कि भाई अगर 500 रुपए तक की एंट्री टिकट है तो एग्जम्प्ट है, अगर 500 से ऊपर की एंट्री टिकट है तो फिर वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। ठीक है, अब यहां पे चेक करते हैं कौन कौन से केस में। सबसे पहला, हाँ जी, सबसे पहला अगर तुम जा रहे हो सर्कस, सर्कस देखिए भाई, सर्कस आपके शहरों में सर्कस होती होगी। सुनो 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 सुनो, आपके शहर में पहली बार जंबो सर्कस, शाम को 4 से 5 पहला शो, 5 से 6 दूसरा शो। आपके शहर में पहली बार जंबो सर्कस, आप आए अपने फैमिली के साथ, आप इस जंबो सर्कस का मजा लें। सुनो सुनो सुनो, आपके शहर में पहली बार जंबो सर्कस। अब ये जंबो सर्कस बचपन के अंदर हुआ करती थी। अब अगर तुम सर्कस में जा रहे हो, एंट्री टिकट 500 रुपए तक है तो एग्जम्प्ट है। अगर 500 रुपए से ऊपर की एंट्री टिकट है तो वो क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। ये बात ध्यान दो, ठीक है नी। उसके बाद सर्कस के अलावा फिर यहां पे है डांस। अब तुम डांस देखने जा रहे हो, मुन्नी बदनाम हुई, उई गर्मी उई गर्मी उई गर्मी उई गर्मी, ऐसे करके गर्मी वाला डांस देखने जा रहे हो। ठीक है, झुमका गिरा रहे, अब तुम इसकी डांस परफॉर्मेंस देखने जा रहे हो जी। तो 500 रुपए तक की एंट्री टिकट है तो एग्जम्प्ट है, 500 से ऊपर की है तो वो टैक्सेबल है। और उसके बाद थिएटिकल परफॉर्मेंस। अब मान लो आप कोई थिएटिकल परफॉर्मेंस देखने जा रहे हो, जैसे आजकल थिएटर लगे होते हैं, अब थिएटर लगे होते हैं उसमें परफॉर्मेंस होती हैं, तो वो परफॉर्मेंस देखने जा रहे हो, इंक्लूडिंग इसमें अब ड्रामा हो गया जी, ड्रामा और बैलेट। अच्छा, आप मेरे को बताओगे बैलेट क्या होता है? अब ड्रामा तो समझ गए ना, जैसे नुक्कड़ नाटक होते हैं, आजकल कई थिएटर में लोग परफॉर्मेंस कर रहे होते हैं, तो एंट्री टिकट 500 रुपए तक है तो एग्जम्प्ट है, 500 से ऊपर। ये 500 भाई मैं अभी बता तो रहा हूं, ये 500 वाला जू म्यूजियम में नहीं लगेगा। मैंने कब बोला जू म्यूजियम में लगेगा? मैंने कहा नहीं, ऊपर वाले विदाउट लिमिट एग्जम्प्ट है। अरे यार तुम नालायक हो क्या भाई, ऐसा करो यहां पे दोनों को कंबाइन करके लिख लो, एग्जम्प्ट विदाउट एनी लिमिट। यहां पे कोई लिमिट नहीं है, वहां पे चाहे 10,000 रुपए की टिकट हो तो भी एग्जम्प्ट है। जो 500 रुपए की लिमिट है ना वो इस केस में है। अब ये किसकी बात कर रहे हैं? अब ड्रामा तो हो गया, बैले, बैले का मतलब हो गया जो बैले डांस एक तरह का होता है जी, ऐसे करके यहां से ऐसे पैर उठा के ऐसे ऊपर ले जाते हैं, ऐसे होता है, फिर इस तरह से वो करते हैं जी। ठीक है जी, तो जो भी है हमारे बस का तो है नहीं भाई, सांस चढ़ गया मेरे तो ये बैलेट, जो बैलेट परफॉर्मेंस है ये भी एग्जम्प्ट है, 500 रुपए तक की एंट्री टिकट है तो एग्जम्प्ट है, उसके ऊपर किया तो वो टैक्सेबल है जी। ठीक है, अब अगले पॉइंट पर आओ। सेकंड, और क्या एग्जम्प्ट है जी 500 रुपए तक? अवार्ड फंक्शन। अब अवार्ड फंक्शन देखने जा रहे हैं, कॉन्सर्ट, जैसे अभी मान लो कॉन्सर्ट होने वाला है, मान लो अरिजीत सिंह का कॉन्सर्ट होने वाला है, दिलजीत का कॉन्सर्ट होने वाला है जी। अब दिलजीत का कॉन्सर्ट है, अरिजीत सिंह का हो रहा है, करण औजला का कॉन्सर्ट हो रहा है, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया, चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया, तेरे अपना यार दी गड्डी दे नाल दी। ठीक है, जो एक कॉन्सर्ट हो रहा है तो भाई 500 रुपए तक की एंट्री टिकट है, एग्जम्प्ट है, उसके बाद वो है टैक्सेबल है जी। उसके बाद कॉन्सर्ट के बाद पेजेंट। ठीक है नी, कॉन्सर्ट के बाद पेजेंट, फिर म्यूजिकल परफॉर्मेंस। अगर मान लो कोई म्यूजिकल परफॉर्मेंस हो रही है जी, जैसे मान लो अब म्यूजिकल परफॉर्मेंस, मान लो म्यूजिकल परफॉर्मेंस भी इसके अंदर ये आती है, मान लो म्यूजिकल परफॉर्मेंस और आप ये मान लो कॉन्सर्ट, दोनों को हम सिमिलर कैटेगरी में मान लो यो हनी सिंह आ गया जी, और कम ऑन यो हनी सिंह, इशू बॉय बादशाह, यो हनी सिंह, इशू बॉय बादशाह। तो ये जो म्यूजिकल परफॉर्मेंस होती है जो आप लोग देखने जाते हो जी, ठीक है, तो 500 रुपए तक की एंट्री टिकट है, वो एग्जम्प्ट है। उसके बाद और एनी सपोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज सपोर्टिंग इवेंट। अगर मान लो आप कोई सपोर्टिंग इवेंट देखने जा रहे हैं जो ऑर्गेनाइज किया है
अदर देन रिकॉग्नाइज सपोर्टिंग इवेंट रहे। जैसे मान लो भी वो एलविश यादव का जो मैच चल रहा है तो ये ऑर्गेनाइज करने वाला कोई बीसीसीआई नहीं है, ठीक है ना। तो मतलब गवर्नमेंट ये बात कहना चाह रही है कि अगर कोई इवेंट हो रहा है, सपोर्टिंग इवेंट हो रहा है, अदर देन रिकॉग्नाइज सपोर्टिंग इवेंट हो रहा है, तो उसकी एंट्री टिकट 500 रुपए तक की एग्जाम है, 500 के बाद टैक्सेबल है। अब आपके दिमाग में आएगा सर आईपीएल, हाँ जी, आपके दिमाग में आएगा आईपीएल, या जो अभी इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट मैच चल रहा है उस केस में क्या होगा। तो लिखो यहां पे जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यहां पे नेक्स्ट पॉइंट लिखो जी, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे लिखो जी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सपोर्टिंग रिकॉग्नाइज सपोर्टिंग इवेंट। अब अगर आप वो मैच भी देखने जा रहे हो तो 500 रुपए तक की जो एंट्री टिकट है वो आपका एग्जाम हो जाएगा, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। सर पेजेंट का मतलब क्या होता है? पेजेंट का मतलब होता है जिसमें मतलब जो अपना कल्चर हो गया पुरानी, जो जिसमें अपनी लोग ब्यूटी मतलब कपड़े, पुराने कल्चर के कपड़े डाल के अपने आप को डांस वांस करते हैं, उसको हम नॉर्मली पेजेंट बोलते हैं जी। झांकियां देखिए, झांकी आती हैं जी, जैसे आपने झांकियां देखी होंगी एक तरह की, जैसे जगराते के अंदर झांकी आती है, बम बोले बम बोले बम बम बम, बम बोले बम बोले बम बम बम, यक्ष बजावती जब हैकारा, त्रिशूल से खून उतारा, माफी मांगी होत में आयो, तप रेखा जब नींद लगा, जब तक बोले बाबा हम बम बम, बम बोले, उसको बोलते हैं नॉर्मली झांकियां जो होती हैं, ठीक है ना, झांकियां जो होती हैं, हाँ, उसको आप पेजेंट का नाम दे सकते हैं जी, उसको आप पेजेंट का नाम दे सकते हैं, बिल्कुल सही बात है जी, ठीक है जी। तो ये पॉइंट यहां पे एग्जाम्प्ट हो गया। अब देखो रिकॉग्नाइज सपोर्टिंग इवेंट भी यहां पर आ गया, तो बीसीसीआई का यहां पर आ गया जी। सर ये समझा नहीं? अरे क्या नहीं समझा भाई? अवार्ड फंक्शन में जा रहे हो, 500 रुपए तक की एंट्री टिकट एग्जाम्प्ट है। कॉन्सर्ट, पेजेंट, म्यूजिकल परफॉर्मेंस और एनी सपोर्टिंग इवेंट अदर देन रिकॉग्नाइज सपोर्टिंग इवेंट, इन सब केस में 500 रुपए की टिकट है। फिर एक बच्चे के मन में डाउट आया, सर अगर कोई सपोर्टिंग इवेंट, मान लो रिकॉग्नाइज सपोर्टिंग इवेंट है, फॉर एग्जांपल बीसीसीआई वाला इंडिया बांग्लादेश वाला मैच है, तो वो भी यहां पे कवर हो गया जी। तो कोई भी सपोर्टिंग इवेंट है, चाहे रिकॉग्नाइज है चाहे नॉन रिकॉग्नाइज है, 500 रुपए तक की एंट्री टिकट जो एग्जाम्प्ट है उसके बाद वाला टैक्सेबल है जी, ठीक है जी। और लास्ट में यहां पे आ रहा है जी प्लेनेटोरियम। अब ये प्लेनेटोरियम का मतलब क्या होता है? जैसे आज नेहरू प्लेनेटोरियम है, ठीक है, इंदिरा गांधी प्लेनेटोरियम है, तो कुछ प्लेनेटोरियम गवर्नमेंट ने बनाए हुए हैं, एक तरह से म्यूजियम की तरह ही होते हैं, एक तरह संग्रहालय की तरह होते हैं। तो आप वहां पे जाके, अपनी बुक्स भी होती हैं वहां पे, पुरानी यादें भी कुछ होती हैं, तो उसकी एंट्री टिकट, हाँ देखो जैसे नेहरू प्लेनेटोरियम हो गया, तो ये जो है इनकी एंट्री टिकट जो है वो 500 रुपए तक की एग्जाम्प्ट है, 500 रुपए के बाद टैक्सेबल है, बस ये पर ध्यान दो। अभी आपको याद करने पड़ेंगे, मैं दोबारा बोल दूं, अभी आपको याद करने पड़ेंगे। मैंने तुम्हें समझा सारा दिया है, बट जब तक तुम याद नहीं करोगे ना तो दिक्कत वाली बात है, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? डन, लॉक कर दूं जी? हाँ जी, पूरी वैल्यू टैक्सेबल है जी, एक्सेस वैल्यू टैक्सेबल नहीं है। अगर 500 रुपए से ऊपर होगा तो फिर पूरी वैल्यू जो होगी वो टैक्सेबल होगी, ये बात ध्यान देना चाहिए। अब यहां पे आओ, नेक्स्ट सर्विस पर आओ। अब नेक्स्ट सर्विस यहां पे लिखो जी, नेक्स्ट सर्विस लिखो, हेडिंग डालो, सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी। अब अगर मान लो कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है या नॉन प्रॉफिट एंटिटी है, यहां पर पता है किसकी बात कर रहे हैं? यहां पर बात कर रहे हैं, आपने सुना RWA? आप में से किस किसने कभी नाम सुना RWA? सपोर्टिंग, सपोर्ट मतलब वो सपोर्ट नहीं क्रिश, वो सपोर्ट नहीं, स्पोर्ट्स वाला सपोर्ट जी। आप में से किस किस बच्चे ने सुना है RWA? बताओगे मेरे को RWA किस किसने सुना है? किस किसने सुना है RWA? बताओ।
हाँ जी, किसने सुना हुआ है RWA? क्या होता है जी RWA? मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है, RWA क्या होता है जी? नहीं सुना? RWA क्या होता है जी? RWA क्या होता है? RWA जो सोसाइटीज होती है ना, तो वहां पर एक RWA क्रिएट होती है, इसको हम बोलते हैं रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन, कि जो वहां पे रेजिडेंट रहते हैं उनकी वेलफेयर के लिए एक एसोसिएशन बनाई गई है। तो ये अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी होती है। या चलो मैं आपको सिंपल समझाता हूं, सिंपल। आप में से कौन कौन सा बच्चा जो है सोसाइटी में रहता है जी? आप में से कौन कौन सा बच्चा, बताओ कौन कौन सा बच्चा सोसाइटी में रहता है, ये बता दो बस, कौन कौन सा बच्चा जो है सोसाइटी में रहता है जी? उससे थोड़ा सा अच्छे से आइडिया लगेगा। अब रहते हैं, अब जो लोग सोसाइटी में रहते हैं ना, चेक करना उनके वहां पर RWA होगी। मेंटेनेंस जमा करवाते हो, मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस का एक ऑफिस होता है। मतलब अगर सोसाइटी में कोई भी दिक्कत आएगी तो वो RWA जो है वो सही करेगा। अब जो ये तुम मेंटेनेंस दे रहे हो, तो जो तुम्हारी RWA है, जो तुम्हारी सोसाइटी है जो मैनेज कर रहा है, उसको नॉर्मली बोलते हैं RWA। वो क्या होती है? वो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी होती है, वो नॉन प्रॉफिट बॉडी होती है, वो नॉन प्रॉफिट एंटिटी होती है। उनका मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, उनका मोटिव होता है जो हमारी रेजिडेंशियल लोग हैं, जो यहाँ के रहने वाले हैं, उनकी वेलफेयर, उनको मतलब उनको सहायता करना, उनकी हेल्प करना। कभी भी तुम्हें दिक्कत आ रही है, बिजली नहीं आ रही, तुम फोन करते हो, पानी नहीं आ रहा, फोन करते हो, ऐसे काम करते हो ना, तो इसकी बात करें। अब एक बात मेरे को बताना, क्या तुम मेंटेनेंस पे करते हो? क्या तुम मेंटेनेंस पे करते हो? करते हो। तो अगर तुम्हारी मेंटेनेंस 7500 रुपए पर मंथ तक है, अगर तुम्हारी मेंटेनेंस 7500 पर मंथ तक है, तो वो मेंटेनेंस एग्जम्प्ट है। और अगर तुम्हारी मेंटेनेंस जो है वो 7500 पर मंथ से ज्यादा है, तब कहीं जाकर GST लगेगा। जैसे आज मैं सोसाइटी में रह रहा हूं, मैं मेंटेनेंस पे करता हूं 4000 रुपए, तो 4000 पर कहीं भी GST की बात नहीं होती, मेरे उस 4000 में कहीं GST लगा नहीं होता। और कई सोसाइटी की, बड़ी बड़ी सोसाइटी की मेंटेनेंस होती है 10,000। आप लो पेंट हाउस लो, आप लो बड़ी सोसाइटी के अंदर पेंट हाउस लो, मेंटेनेंस 10,000 रुपए है। अब अगर 7500 से ऊपर मेंटेनेंस है तो वो GST में लगेगी, 7500 तक जो है वो GST में एग्जाम्प्ट है, बस ये पर ध्यान दो। तो लिखो यहाँ पे, हाँ देखो 500 रुपए की मेंटेनेंस है, 500-600 की अगर मेंटेनेंस है तो भाई वो तो वैसे एग्जाम्प्ट है। लिखो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे, हेडिंग डालो यहाँ पे, लिखो जी सर्विसेज बाय अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी या नॉन प्रॉफिट एंटिटी, दैट इज RWA। RWA टू इट्स मेंबर, अगर ये अपने ही मेंबर्स को सर्विस दे रही है, एज रिम्बर्समेंट ऑब्लिक शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन। ठीक है, अप टू एन अमाउंट ऑफ 7500 पर मंथ पर मेंबर फॉर द गुड्स और सर्विसेज, तो एग्जाम्प्ट है। अंकित मेरे को एक बार मैसेज कर देना चाहिए। तो ये सर्विस जो है ये एग्जामिशन वाली कैटेगरी में कवर है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। डन जी। क्या इसको लॉक कर सकते हैं? क्या इसको हम लॉक कर सकते हैं? फटाफट से बताओ जी।
ठीक है, तो अगर तुम्हारी मेंटेनेंस 7500 पर मंथ तक है तो एग्जम्प्ट है, उसके अगर ऊपर है तो फिर वो टैक्सेबल है, बस ये पर ध्यान देना चाहिए। अब लिखो जी, अब हमारी लास्ट कहानी स्टार्ट हो गई है। अब यहां पे लिख लो बस अदर एग्जम्पशंस। अब छोटी छोटी कुछ एग्जम्पशंस हमारी और बची हैं, देन चैप्टर खत्म हो जाएगा जी। ठीक है, बस 4-5 एग्जम्पशंस और हैं, फिर हमारी सारी की सारी खत्म हो जाएंगी। लिखो पहला, फर्स्ट लिखो टोल चार्जेस। लो जी, काम खत्म। टोल चार्जेस, टोल चार्जेस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। जो भी तुम्हारे टोल चार्जेस लगते हैं उस पे जीएसटी एग्जम्प्ट है। सेकंड, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी पे आपके जो जीएसटी है वो एग्जम्प्ट है, इलेक्ट्रिसिटी पे कोई भी जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा जी। उसके बाद तीसरा, सर्विसेज बाय आ फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन लोकेटेड इन इंडिया। फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन कौन होते हैं? एम्बेसी। अगर मान लो कोई एम्बेसी, इंडिया में एम्बेसी होती है, बहुत सारी एम्बेसी, अगर आपको वीजा लेना है, अगर आपको वीजा लेना है तो कहां से लेना पड़ेगा? एम्बेसी से। तो एम्बेसी जो भी सर्विस दे रही है, एम्बेसी की सर्विस एग्जम्प्ट है, तो फॉरेन डिप्लोमेटिक मिशन जो होते हैं उनकी सर्विस एग्जम्प्ट है, कुछ भी उस पर टैक्सेबल नहीं है जी। 4, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अंडर आरटीआई एक्ट। अच्छा, आपको पता है आरटीआई के थ्रू कॉपी निकलवा सकते हो। आपको पता है अगर आप पेपर देते हो तो आप आरटीआई के थ्रू जो है वो कॉपी निकलवा सकते हो। किस किस को ये बात पता है? किस किस को ये बात पता है कि आप लोग आरटीआई के थ्रू इवन कोई भी इंफॉर्मेशन, सीए में कितना बच्चा है, सीए इंटर में कितना बच्चा है, कितने बच्चों ने एग्जाम दिए हैं, मेरा पेपर, ये सब एक हमें राइट है कि हम आरटीआई के थ्रू ये काम कर सकते। तो जो भी फीस वीस होती है उस पर जीएसटी नहीं है, जीएसटी एग्जम्प्ट है, यहां से वो एग्जम्प्ट है, बस ये पर ध्यान दो जी। यहां से वो एग्जम्प्ट है, ये सर्विस एग्जम्प्ट है जी। अब अगले पॉइंट पर आओ, 5वां, सर्विसेज बाय वे ऑफ पब्लिक convenience such as bathroom, washroom, यूरिनल और टॉयलेट्स। ठीक है जी, जो बाहर आपके गवर्नमेंट के सुसु घर नहीं बने होते, जब आपको सुसु बहुत तेज आ रहा होता है तो आप ऐसे टांग ऐसे कर लेते हो एक्स की तरह, ऐसे, फिर ऐसे करते हो, फिर ऐसे करते हो, फिर आप कंट्रोल करते हो ना, फिर सामने देखो ओहो सुलभ शौचालय है, फिर आप फटाफट से दौड़ दौड़ जाते हो, फिर आप अपना आराम से रिलैक्स होते हो, फिर आप बाहर आके 2 रुपए देते हो, तो उस 2 रुपए पर जीएसटी नहीं है, वो 2 रुपए पर जीएसटी नहीं है। तो जो भी आपने बाहर 2 रुपए दिए हैं ना उस पर जीएसटी नहीं है। और बहुत सारे वॉशरूम बने हैं, टॉयलेट बने हैं, ठीक है, रेस्टरूम बने, गवर्नमेंट के बने हुए हैं, पैसे चार्ज करते हैं, इन पे गवर्नमेंट ने बोला जीएसटी नहीं है, हम जीएसटी से एग्जम्प्ट कर देंगे, बस ये पर ध्यान दो। सर इलेक्ट्रिसिटी कमर्शियल पर्पस के लिए भी, इलेक्ट्रिसिटी पर जीएसटी है ही नहीं, मैं ये नहीं कह रहा उस पर टैक्स ही नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी पर स्टेट गवर्नमेंट टैक्स चार्ज करती है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी लगती है, जीएसटी नहीं लगेगा, बस ये पर ध्यान दो। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? अब लिखो सेकंड लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 6, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू ए रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी बाय। इट मीन्स अगर कोई रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रहा है। अच्छा, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी कौन है? एग्जांपल ले लो बीसीसीआई। मान लो बीसीसीआई है जी,
अब अगर कोई रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रहा है, कौन सर्विस दे रहा है, लिखो यहां पे, एन इंडिविजुअल एज ए प्लेयर, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, धोनी, केएल राहुल, रोहित शर्मा, इन सबकी सर्विस एग्जम्प्ट है। रेफरी, जो मैच में वो रेफरी खड़े होते हैं, हाँ जी, इधर भाई साहब, इधर 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 भाई साहब, इधर, हाँ जी, वो सीटी मार मार के, हाँ भाई ग्रीन कार्ड, रेड कार्ड, हाँ जी इधर आजा भाई साहब, इधर आजा, तो वो उसकी बात कर रहे हैं, रेफरी। अंपायर, हाँ जी अंपायर, उसके बाद अंपायर के बाद कोच गौतम गंभीर, और टीम मैनेजर जो है, टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन ए सपोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज बाय आ रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। अगर मान लो ये कोई बीसीसीआई एक सपोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करवा रहा है, और अगर ये लोग बीसीसीआई को सर्विस दे रहे हैं, इनकी सर्विस पे एग्जाम्प्ट है, बस ये पर ध्यान दो। अब एक बात मैं बताना, यहां पे कौन कवर नहीं है, सिलेक्टर। अगर मान लो कोई सिलेक्टर है, सिलेक्टर अगर सर्विस दे रहा है बीसीसीआई को, चेक करो एग्जाम्प्ट नहीं है, टैक्सेबल है। कमेंटेटर, ये लगा बीएसएनएल चौका, अरे मैं क्या, ठोको ताली ठोको ताली ठोको ताली, वो नवजोत सिंह सिद्धू, नवजोत सिंह सिद्धू मतलब वो जो शायरियां बीच में गाते हैं जी, जो कमेंटेटर है आकाश चोपड़ा, तो वो उनकी सर्विस जो है वो सर्विस टैक्सेबल है, बस ये पर ध्यान दो। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? आरसीबी का मतलब नहीं है नारायण, आरएसबी है, तुम्हें आरसीबी दिख रही है, आरएसबी है, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी जी। अरे मेरे नालायकों, आरसीबी नहीं है, आरएसबी है। आरएसबी ये कि अगर बीसीसीआई कोई मैच करवा रहा है, इंडिया बांग्लादेश की सीरीज चल रही है, इसमें जो भी प्लेयर हैं, कोचेज हैं, रेफरी हैं, अंपायर हैं, टीम मैनेजर हैं, सबकी सर्विस एग्जम्प्ट है। जो कमेंटेटर कमेंट्री कर रहे हैं उनकी सर्विस पे टैक्सेबल है, जो सिलेक्टर हैं, जो टीम सिलेक्ट कर रहे हैं उनकी सर्विस टैक्सेबल है, बस ये बात ध्यान दो। नालायक, स्टाफ की सर्विस पे टैक्सेबल है, जो स्टाफ है उनकी सर्विस पे टैक्सेबल है। उसके बाद अगर एक रिकॉग्नाइज सपोर्ट बॉडी अगर दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रही है तो भी एग्जम्प्ट है। अब मान लो बीसीसीआई है, अगर वो सर्विस दे रही है आईसीसी को तो एग्जम्प्ट है, ठीक है जी। तो अगर एक रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी अगर दूसरी रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस दे रही है तो वह एग्जम्प्ट है, सिंगल पैसा भी टैक्सेबल नहीं है जी। ग्राउंडमैन की सर्विस भी टैक्सेबल है, सिर्फ इन लोगों की सर्विस जो है वो एग्जम्प्ट है, इसको छोड़ के कोई भी सर्विस अगर दी होगी तो वो टैक्सेबल है, बस ये पर ध्यान दो, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ, लास्ट पॉइंट पर आओ जी, लिखो यहां पे कितने हो गए यहां पे 6, अब लिखो 7। थाला फॉर ए रीजन, देखो 7 पे हमारी लास्ट स्टोरी है भाई, 7 पे हमारी लास्ट स्टोरी है, थाला फॉर ए रीजन जी, थाला फॉर ए रीजन लिखो यहां पे, सर्विसेज बाय वे ऑफ गिविंग ऑन हायर। आप हायरिंग की सर्विस दे रही हैं, रेंटिंग की सर्विस दे रही हैं, किसको? टू अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ए मोटर व्हीकल meant to carry more than 12 पैसेंजर। आपने मान लो हायरिंग की सर्विस दी है स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग। अब ये स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग कौन सी होती है? मान लो स्टेट गवर्नमेंट हो गया, आपने इनको मोटर व्हीकल रेंट पे दिया जो 12 पैसेंजर से ऊपर की सीटिंग कैपेसिटी है। आपको पता है आज जो दिल्ली में दिल्ली गवर्नमेंट जो बसेस चला रही है, इसमें बहुत सारी बसेस जो है उनके खुद के नहीं है, इन्होंने रेंट पे ली हुई है। और स्टेट गवर्नमेंट जो रोडवेज की बसेस चला रही है, तुम्हें क्या लग रहा है वो सारी बसेस उनकी खुद की हैं? नहीं, उन्होंने रेंट पे ली हुई है।
आधी प्राइवेट बसेस जो हैं वो रेंटिंग पे हैं। तो अगर 12 पैसेंजर से ऊपर सीटिंग कैपेसिटी है तो जीएसटी, ध्यान रखना यहां पे उसने क्या बोला है, अगर 12 पैसेंजर तक की है तब गवर्नमेंट कह रही है हम टैक्सेबल करेंगे, अगर 12 पैसेंजर से ऊपर की है। अब इसका रीजन पता क्या है, क्योंकि ये नॉर्मली पब्लिक ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं जी। तो अगर हायरिंग की सर्विस है टू स्टेट ट्रांसपोर्ट व्हीकल ए मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर जो है वो एग्जामिशन वाली कैटेगरी में कवर है, बस ये पर ध्यान दो जी। सर ये पॉइंट तो पैसेंजर आरसीएम में नहीं था, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट वाला ना फॉरवर्ड चार्ज में था। आरसीएम से तो बाहर निकाल दिया था ना हमने, आरसीएम से तो बाहर निकाल दिया था, फॉरवर्ड चार्ज में था। बट अगर वो यहां पे कवर हो गया, हायरिंग वाला, हायरिंग की बात कर रहा हूं, यहां पे पैसेंजर की ट्रांसपोर्टेशन की कवर नहीं है नालायकों, यहां पे बात हो रही है हायरिंग की सर्विस की। इस सर्विस की बात हो रही है। मेरी सर्विस जो है गिविंग ऑन हायरर, मैं रेंटिंग की सर्विस दे रहा हूं, मेरा काम है रेंटिंग की सर्विस देना, तो मेरी सर्विस एग्जम्प्ट की गई है, बस ये पर ध्यान दो। आगे लिखो बी पॉइंट, अगर मैं रेंटिंग की सर्विस दे रहा हूं टू ए लोकल अथॉरिटी एंड ईवी meant to carry more than 12 पैसेंजर। अगर मैं सर्विस दे रहा हूं टू जीटीए ए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, अगर मान लो मैंने जीटीए को, मतलब जो ट्रक की ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं उनको ट्रक अगर किराए पर दिए हैं तो एग्जम्प्ट है जी। अगर मैं किराए की सर्विस दे रहा हूं मोटर व्हीकल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी एंड स्टाफ, ठीक है जी। अगर मान लो मैंने रेंटिंग की सर्विस दी है कि हाँ भाई जाके तुम बच्चों की ट्रांसपोर्टेशन करो, फैकल्टी की ट्रांसपोर्टेशन करो, स्टाफ की ट्रांसपोर्टेशन करो, तो मेरी सर्विस जो है वो एग्जम्प्ट है। ये सर्विस आपके एग्जम्पशन वाली कैटेगरी में कवर है, बस ये पर ध्यान दो। सिर्फ रेंटिंग की बात हो रही है, मैं दोबारा कह रहा हूं, सिर्फ और सिर्फ रेंटिंग की बात हो रही है। एक बार दोबारा से बोलूंगा, रेंटिंग टू ए स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग ए मोटर व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर। दूसरा, रेंटिंग टू ए लोकल अथॉरिटी एंड ईवी मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो ईवी गाड़ियां होती हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल मेंट टू कैरी मोर देन 12 पैसेंजर। फिर टू जीटीए जो ट्रक वाले होते हैं उनको अगर रेंटिंग की सर्विस दी है गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन के लिए एग्जम्प्ट है। और अगर मान लो मैंने मोटर व्हीकल किराए पर दिया किसकी, स्टूडेंट फैकल्टी और स्टाफ की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो मेरी रेंटिंग की सर्विस एग्जम्प्ट है, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है, तो ये वाली सारी की सारी कैटेगरी अब जाके मेरी एग्जामिशन में कवर हो जाती है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? पक्का पक्का। मैं ये नहीं कह रहा ये एग्जॉस्टिव लिस्ट है, बट ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री जो एग्जामिनेशन की हैं वो सारी की सारी मैंने आपको लिखवा दी है। अब एक बार अपने इन सबको पढ़ना है अच्छे ढंग से रिवाइज करना है। और एक होमवर्क दे रहा हूं मैं आपको जी। होमवर्क क्या दे रहा हूं, इसके इस चैप्टर के पीछे मेरी बुक या मॉड्यूल उठा लेना, इस चैप्टर के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए, आई थिंक 7-8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन है। एक बार अभी आधा पौना घंटा बैठ के ना इन क्वेश्चंस को एक बार देख लो जी। कसम लगे तुम्हें, ध्यान रखना अभी आपने उठना नहीं है। मैं क्लास खत्म कर रहा हूं, अकाउंट्स एंड रिकॉर्ड्स वाला चैप्टर हम कल वाली क्लास में करेंगे। कल हम होपफुली, मैं अगर मेरा गला सही हुआ कल मैं थोड़ी सी लंबी क्लास ले लूंगा, ठीक है। होपफुली आज मैं त्रिशूल बैच भी लूंगा, तो थोड़ा धीरे धीरे बोलूंगा त्रिशूल बैच के अंदर, बट मैं लूंगा। मैं क्लास मिस नहीं करना चाहता, मेरा मन नहीं लगता क्लास के बिना, तो त्रिशूल बैच मैं लूंगा। बट होपफुली कल मैं थोड़ी सी लंबी क्लास लेके कल हम जीएसटी अपना पैकअप कर देंगे जी, ठीक है। अब आपने बस एक काम करना है, एग्जामिनेशन वाले अभी आधा पौना घंटा बैठ के एक बार सारे के सारे क्वेश्चन देख लो। तुम्हें थोड़ा सा ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ तुम्हें चीजें अच्छे से आ रही हैं। और जिन क्वेश्चन में डाउट है एक बार उसका आंसर देख लो, फिर चेक करो तुम्हें समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। नहीं आ रहा तो मुझसे पूछ लो, बात खत्म करो जी। ठीक है जी, चलो तो बाकी फिर हम मुलाकात करते हैं। नहीं कल सुबह तो नहीं रख पाऊंगा यार, कल सुबह तो मुश्किल है। और एक्चुअल में पता क्या यार, सुबह ना दिक्कत ये भी है कि सुबह मैं लेता हूँ घर से। घर में क्या होता है, घर में ना माइक नहीं है, तो माइक ना होने के चक्कर में गले पे बहुत जोर पड़ता है। तो मेरा भी थोड़ा सा गला सही नहीं है, तो मैं कल दोपहर को ही लूंगा क्लास।
ठीक है, चलो ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। और अगर किसी बच्चे के मन में कोई दया भाव उत्पन्न हो, उनका फीडबैक देने का मन करे, अब तो बस कल का दिन हमारा बचा हुआ है, उम्मीद करूंगा आपके दिल में भगवान दया भाव उत्पन्न करेगा, आपके दिल में अंदर से निकलेगा कि चलो यार 1 मिनट की वीडियो ही सही हम सर को भेज देते हैं, या ऑडियो भेज देते हैं, या कुछ तो हम कर देते हैं, शायद तुम्हारे दिल में भावना आए तो मेरा बहुत अच्छा होगा। थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय। और ध्यान रखना, आज 5:30 बजे ग्रुप 2 की अनाउंसमेंट है। आज 5:30 बजे ग्रुप 2 का बैच, नहीं वो तो अर्ली बर्ड बैच है, वो तो अर्ली बर्ड बैच है, वो तुम्हारे लिए नहीं है। नहीं तुम्हारे लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं है, ठीक है। नहीं मेरे को लगा तुम्हारे लिए, वो तो अर्ली बर्ड बैच की अनाउंसमेंट है। व्हाट्सएप करना फीडबैक मेरे को जी। ठीक है, चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।